दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की इंग्लिश बुक से लेसन नंबर 3 सॉलिटरी रीपर की जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ऐसा किया है कि चार लाइंस की मैंने एक्सप्लेनेशन तैयार की है, क्योंकि एग्ज़ाम में 4 लाइंस अक्सर वो देते हैं। ठीक है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आप सिर्फ एक दफ़ा याद कर ले और तमाम स्टेंजास के साथ आप इसको लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेंजा नंबर फर्स्ट है, उसमें लाइन नंबर 1 ता 4 है। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड, यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लास, रीपिंग एंड सिंगिंग बाय हर सेल्फ, स्टॉप हियर आर जेंटली पास। इसकी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आप इस तरह लिखे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्राम द पोएम सॉलिटरी रीपर रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। यानी ये अशआर विलियम वर्ड्सवर्थ की नज़म सॉलिटरी रीपर से लिए गए हैं। द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया दैट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस गिव अस लास्टिंग प्लेजर। ये नज़म इस ख्याल के इर्द गिर्द घूमती है कि खूबसूरत तजुर्बात हमें हमेशा या दीरपा खुशी देते हैं। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ लोनली गर्ल हु सिंग्स अ सैड बट ब्यूटीफुल सॉन्ग वाइल शी कट्स द क्रॉप्स। ये नज़म एक तन्हा लड़की की कहानी बयान करती है जो फसल काटते हुए एक उदास लेकिन खूबसूरत गाना गाती है। द पोइट इज़ डीपली टच्ड बाय द स्वीट साउंड ऑफ हर वॉइस एंड स्टॉप्स टू लिसन। शायर उसकी मीठी आवाज़ से बहुत मुतासर होता है और सुनने के लिए रुक जाता है। इवन दो ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द वर्ड्स ऑफ हर सॉन्ग, द फीलिंग्स एंड ब्यूटी इन हर वॉइस लीव अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन हिम। यानी कहने का मतलब ये है कि हालांकि वो उसके गाने के अल्फाज नहीं समझ सकता, लेकिन उसकी आवाज़ में जो जज्बात और ख़ूबसूरती है वो इस पर गहरा असर डालती है। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस स्टेंजा नंबर फर्स्ट की जो एक्सप्लेनेशन है लाइन नंबर 1 ता 4, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले आप लिखें, इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस अबाउट अ सॉलिटरी गर्ल हु इज़ वर्किंग इन अ माउंटेनस फील्ड। यानी इन अशआर में शायर एक तनहा लड़की के बारे में बताता है जो पहाड़ी इलाके के खेत में काम कर रही है। माउंटेनस फील्ड का मतलब है पहाड़ी इलाके के खेत। शी इज़ ऑल अलोन इन द फील्ड एंड इज़ कटिंग एंड बाइंडिंग द ग्रेन। वो खेत में बिल्कुल अकेली है और फसल या दाने काट रही है और बांध रही है। बाइंडिंग का मतलब है बांधना। शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग टू हर सेल्फ। वो खुद से गाना गा रही है। द पोइट एडवाइजेज द पासर बाई टू आइदर स्टॉप एंड लिसन टू द सॉन्ग और मूव ऑन क्वाइटली सो दैट शी मे नॉट बी डिस्टर्ब्ड। यानी शायर गुज़रने वालों को या रास्ते पर जाने वालों को मशवरा देता है कि या तो रुककर उसका गाना सुने या आहिस्ता से गुजरें ताकि उसे परेशान न किया जाए, उसको डिस्टर्ब न किया जाए। ठीक है जी। अब हम आते हैं स्टेंजा नंबर फर्स्ट की जो लाइन नंबर 5 ता 8 है वो पढ़ते हैं। अलोन शी कट्स एंड बाइंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स अ मेलंकली स्ट्रेन, ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है यानी लाइन नंबर 5 ता 8 वो आप इस तरह लिखे कि इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस अबाउट द गर्ल हु इज़ वर्किंग ऑल अलोन इन द फील्ड। यानी इन अशार में शायर उस लड़की के बारे में बताता है जो खेत में अकेली काम कर रही है। शी इज़ कटिंग एंड बाइंडिंग द ग्रेन। वो दाने या फसल काट रही है और बांध रही है। बाइंडिंग का मतलब है बांधना। वाइल शी वर्क्स शी सिंग्स अ सैड सॉन्ग। काम करते हुए वो एक उदास गाना गा रही है। द पोएट सेज दैट द साउंड ऑफ हर सिंगिंग इकोज थ्रू आउट द डीप वैली अराउंड हर। यानी शायर कहता है कि उसके गाने की आवाज़ इर्द गिर्द की गहरी वादी में गूंज रही है। इकोस का मतलब है गूंजना, थ्रू आउट का मतलब है पूरी वादी। ठीक है, पूरी। ओके जी, अब हम आते हैं स्टेंजा नंबर 2 की तरफ जो कि लाइन नंबर 9 था 12 है। नो नाइटिंगेल डिड एवर चांट मोर वेलकम नोट्स टू weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian saints। इसकी एक्सप्लेनेशन आप इस तरह लिखें कि इन दीज लाइन्स द पोएट कंपेयर्स द सॉन्ग ऑफ द गर्ल टू द ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ अ नाइटिंगेल and says that even a nightingale has never sung such a sweet and comforting song to the tired travelers of Arabia resting in the shade of a desert। यानी इन अशार में शायर लड़की के गाने का मवाजना बुलबुल के खूबसूरत गाने से करता है और कहता है कि बुलबुल ने भी अरब के रेगिस्तान में आराम करने वाले थके हुए मुसाफिरों के लिए कभी इतना मीठा और तसल्ली बख्श गाना नहीं गाया। द पोएट सेज दैट द गर्ल सॉन्ग इज़ फॉर मोर प्लीजिंग। यानी शायर कहता है कि लड़की का गाना कहीं ज़्यादा मज़ेदार या खुशगवार है। अच्छा जी, स्टेंजा नंबर 2 में लाइन नंबर 13 था 16। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज अमंग द फार्टेस्ट हेब्रिडीज। यानी इसकी आप एक्सप्लेनेशन लाइन नंबर 13 था 16 आप इस तरह लिखे कि इन दीज लाइन्स द पोएट अगेन कंपेयर्स द गर्ल सॉन्ग to that of a cuckoo bird and expresses that her song is even more enchanting
than the cuckoo's melody heard during the spring or the distant sounds of the sea in the far off islands of Scotland. इसका मतलब ये है कि इन अशार में शायर एक बार फिर लड़की के गाने का मवाजना कोयल के गाने से करता है और बयान करता है कि उसका गाना मौसम बहार में सुनाई देने वाले कोयल के नगमे या दूर दराज के स्कॉटलैंड के जज़ायर में समंदर की आवाज़ों से भी ज़्यादा मज़ेदार है, ठीक है, ज़्यादा मशहूर कन है, ठीक है। एन्चांटिंग का मतलब है जिसमें कोई जादू हो, ठीक है, यानी उससे ज़्यादा खुशगवार है। अच्छा जी, अब आते हैं स्टेंजा नंबर 3 लाइन नंबर 17 to 20. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for all unhappy far up things and battles long ago. इसकी explanation आप इस तरह लिखें, in these lines the poet wonders about the theme of the girl song. यानी इन अशार में शायर लड़की के गाने के मौजू पर गौर करता है या उसको हैरान है। He gives suggestions and says that the girl songs might be a sad song about some old events or it may be about the battles fought long ago. यानी वो तजावीज़ पेश करता है और कहता है कि लड़की का गाना शायद किसी पुराने वाक़यात के बारे में एक उदास गाना हो या ये तवील अरसा पहले लड़ी जाने वाली जंगों के बारे में ये गाना हो सकता है। अच्छा जी, स्टेंजा नंबर 3 लाइन नंबर 21 था 24. Or is it some more humble, familiar matter of today, some natural sorrow, loss or pain that has been and maybe again? इसकी explanation आप इस तरह लिखें कि in these lines the poet again gives some suggestions that the girl song might be about some simple everyday things or perhaps it expresses natural sadness, loss or pain that has been experienced before and may happen again. यानी इन अशार में शायर दोबारा कुछ तजावीज़ देता है कि लड़की का गाना शायद कुछ सादा रोज़मर्रा की चीज़ों के बारे में हो या शायद ये कुदरती गम, नुकसान या दर्द का इजहार करता हो जो पहले महसूस किया गया हो या जो पहले वाक़या हो गए हो और दोबारा भी वाक़या हो सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं स्टेंजा नंबर लास्ट की तरफ। उसमें लाइन नंबर 25 था 28. Whatever the theme the maiden sang, as if her song could have no ending, I saw her singing at her work and over the sickle bending. इसकी explanation आप इस तरह लिखें कि in these lines the poet tells us that whatever the subject of her song is, she sings with such passion that it feels like the song could continue forever. यानी इन अशार में शायर बताता है कि उसके गाने का मौजू कुछ भी हो, वो ऐसे जोश जज्बे से गाती है कि ऐसा महसूस होता है जैसे कि गाना कभी ख़त्म न होने वाला हो। He observes her singing while she works, bending over her sickle. यानी शायर उसे देखता है कि वो काम करते हुए गाना गाती है और दरांती के ऊपर झुकी हुई है। और आखिरी जो 4 लाइन है वो आप नोट कर ले। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल एंड एज आई माउंटेड अप द हिल द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। इसकी एक्सप्लेनेशन आप इस तरह लिखें, इन दीज लाइन द पोएट टेल्स अस दैट he listens quietly to her song and carries the memory of her beautiful music in his heart long after he is no longer able to hear it. यानी इन अशार में शायर बताता है कि वो खामोशी से उसका गाना सुनता है और उसकी खूबसूरत मौसीकी की याद को अपने दिल में बसा लेता है, हालांकि अब वो उसे यानी उस गाने को सुनने के काबिल नहीं रहा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।